प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बारिश में। बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का एक और नया वीडियो, नया लेक्चर। प्रीवियस वीडियो में हमने बच्चों इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, जिसको हम कैपिटल सी से दिखाते हैं कैपेसिटेंस, इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव किया था कैपिटल क्यू इज इक्वल टू सी वी, जहाँ क्यू कंडक्टर के ऊपर चार्ज होता है, वी उसका पोटेंशियल होता है और सी कैपेसिटेंस होता है, जिसकी यूनिट जो होती है कैपेसिटेंस की यूनिट फैरड। साथ ही साथ हमने कुछ छोटी जो यूनिट होती हैं फैरड की, जैसे मिली फैरड, माइक्रो फैरड और पिको फैरड के बारे में भी जाना था। और इसी बेस पर, इसी आधार पर हमने एक स्पेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला भी ड्राइव किया था, जो क्या था बच्चों, C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू आर, जहाँ पर आर क्या थी, आर आपकी स्पेरिकल कंडक्टर की आपकी रेडियस थी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। एक नंबर में कई बार इस रिलेवेंट न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, और कई बार एक नंबर में, जैसे कि यहाँ पे हमें पता चलता है कि C प्रोपोर्शनल टू R होता है, इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ हमने ये भी फाइंड किया था कि 1 फैरड जो यूनिट होती है वो काफ़ी लार्ज यूनिट होती है, और हमने ये भी जाना था कि अगर हमें एक स्पेरिकल कंडक्टर बनाना है और ऐसा कंडक्टर बनाना है कि उसकी कैपेसिटेंस 1 फैरड हो, तो उसके लिए जो रेडियस थी वो 9 × 10⁶ किलोमीटर थी, जो कि हमारी जो अर्थ है उसका 1500 गुना के लगभग थी। तो यानी कि बहुत बड़ा स्पेरिकल कंडक्टर चाहिए 1 फैरड के कैपेसिटेंस के लिए। ठीक है, तो ये 1 फैरड जो है तो बहुत लार्ज यूनिट होती है, ये भी हमें सीखा था। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में जाकर के आप अच्छे से उन्हें ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखी हुई हैं, अच्छे से समझी हुई हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इफेक्टिव और फ़ायदेमंद होने वाली है। तो चलिए बच्चों, आज हम C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू आर से रिलेवेंट कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, तथा साथ ही साथ जो हमारा कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर के कंसेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट वीडियो में बच्चों यहाँ पर एक छोटा सा ये मिस्टेक था, इसे आप जरूर करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर स्पेरिकल कंडक्टर लिखेंगे, न कि कैपेसिटर। कैपेसिटर इज़ डिफरेंट थिंग, तो यहाँ पर आप इसे करेक्ट जरूर कर लें। तो यहाँ पर कंडक्टर है, न कि कैपेसिटर। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल के साथ। बच्चों, बहुत प्यारा सा एक न्यूमेरिकल है, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। कॉपी पेन लेके बैठिए, साथ के साथ नोट करते जाइए। फाइंड दी कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सिचुएटेड इन एयर। एक हमारे पास स्पेयर है, कंडक्टिंग स्पेयर है, और उसका जो रेडियस है हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, एयर में रखा हुआ है। हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट टू अ पोटेंशियल ऑफ 1000 वोल्ट। आपको कितना चार्ज चाहिए ताकि इसका जो पोटेंशियल है वो 1000 वोल्ट तक रेज हो जाए या 1000 वोल्ट हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? आप चाहें तो खुद से भी ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके सोल्यूशन की। हमें रेडियस ऑफ स्फीयर कैपिटल आर गिवन है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 × 10⁻², 10⁻² से इसको मल्टीप्लाई करके। कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर अभी हमने थोड़ी देर जस्ट पहले रिवाइज किया था, 4πε0 इंटू आर होता है। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है। यहाँ पे 4πε0 है, तो इसकी वैल्यू 1/9 × 10⁻9 हो जाएगी। ठीक है, आर की वैल्यू आपके पास 10 × 10⁻² है। 10 को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो 1.1 आएगा, बाकी 10⁻9 ऊपर जाएगा तो माइनस की पावर हो जाएगी 9, और -2 पावर ऑलरेडी यहाँ पे है, तो 10⁻11 ये आ जाता है बच्चों आपका कैपेसिटेंस 1.1 × 10⁻11 फैरड। आप चाहे तो इसे पिको फैरड में बदल सकते हैं, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 11 आ जाएगा, और ये 10⁻12 हो जाएगा, जो कि पिको फैरड में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि 11 पिको फैरड भी आंसर आ सकता है। नाउ फ्रॉम Q इज इक्वल टू CV, ये फॉर्मूला भी हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से सीखा था। यहाँ पर बच्चों V जो है आपके पास जो पोटेंशियल है वो कितना है, 1000 वोल्ट है, तो V की वैल्यू 1000 वोल्ट रख दी यहाँ पे। C की वैल्यू हम ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, 1.1 × 10⁻11। वैल्यू को इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये 10⁻3 हो जाएगा, 10⁻11 है तो 10⁻8 आ जाएगा, 1.1 एज इट इज़ रहेगा। तो Q की वैल्यू आपकी आ जाती है 1.1 × 10⁻8 कूलाम। तो इतना कूलाम चार्ज इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ 1000 वोल्ट। तो ये है इसका सोल्यूशन। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, दोनों फॉर्मूले यहाँ पे किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं उसको हमें देखना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है। चलिए देखते हैं। 27 स्पेरिकल ड्रॉप्स, हमारे पास ड्रॉप्स हैं, ड्रॉप्स हमारी स्पेरिकल होती हैं। ठीक है, वैसे भी यहाँ पे स्पेरिकल लिखा हुआ है। 27 ड्रॉप्स हैं ऑफ रेडियस 3 mm, हर एक का रेडियस कितना है, 3 mm है, एंड कैरिंग 10⁻12 कूलाम चार्ज, और सभी के ऊपर कितना चार्ज है, हर एक के ऊपर 10⁻12 कूलाम का चार्ज है। आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, उनको इस तरीके से जोड़ दिया जाता है ताकि एक बड़ा ड्रॉप बन जाए,
फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ एंड पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। इस बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल भी बताना है हमें और साथ ही साथ इसका कैपेसिटेंस भी हमको बताना है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। आपके पास छोटी छोटी 27 ड्रॉप्स हैं, इनके ऊपर कुछ चार्ज है, हर एक के ऊपर 10⁻12 चार्ज है। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज हो जाएगा 27 इंटू 10⁻12 कूलम। ठीक है, जब आप इसे कंबाइंड करते हैं तो एक बड़ा ड्रॉप बन जाता है। ठीक है, इस बड़ा ड्रॉप के ऊपर चार्ज कितना होगा? जितना इन छोटा छोटा ड्रॉप के ऊपर था, टोटल चार्ज आपका इस बड़ा ड्रॉप के ऊपर हो जाएगा 27 इंटू 10⁻12 सी। क्लियर है पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट ये। ठीक है, दूसरा क्या है कि आपका जो भी ये इतना वॉल्यूम है, 27 ड्रॉप्स का जो वॉल्यूम है वो बड़ा जो आपका ड्रॉप है उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो बस आपको ये दो थोड़े से कंसेप्ट हैं जो दिमाग में रखने हैं और बढ़ते जाना है। तो सबसे पहले हमें इस बड़े ड्रॉप का क्या चाहिए? कैपेसिटेंस चाहिए। कैपेसिटेंस होने के लिए हमारे पास इसका रेडियस होना चाहिए। तो रेडियस कैसे निकलेगा? हम वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे। सबसे पहले गिवन डिटेल देख लेते हैं क्या क्या है। रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप, स्मॉल आर से हमने दिखाई है 3 mm, 3 इंटू 10⁻³ मीटर हो सकता है। mm को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। चार्ज ऑन ईच ड्रॉप स्मॉल q इज इक्वल टू 10⁻12 कूलम हो गया। ठीक है, रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप हमने आर मीटर मान ली। वी कैन राइट 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप। ऐसा हम लिख सकते हैं भाई, जो छोटी छोटी गोल हमारे पास ड्रॉप्स थी उनका जो टोटल वॉल्यूम है वो बड़ा जो ड्रॉप है हमारा उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला लग जाते हैं, जो हमारा स्क्वायर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो हमने दोनों तरफ यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है। 27 से मल्टीप्लाई किया है 4 पाई/3 कट जाएंगे। 27 आर क्यूब है तो इसको हम 3r का होल क्यूब लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं आप। अब यहाँ से कंपेयर करने से कैपिटल R बराबर 3 इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर की वैल्यू हमें ऊपर से मालूम है 3 इंटू 10⁻⁹ वो यहाँ पे रख दी। 3 3 जा 9, 9 इंटू 10⁻³ मीटर। हमने जो बड़ा ड्रॉप है उसका जो रेडियस है कैलकुलेट कर लिया। जैसे ही रेडियस मिला इसका कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हैं। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू आर होता है। इसकी वैल्यू 1/9 इंटू 10⁻9, आर की वैल्यू यहाँ पे 9 इंटू 10⁻3, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻9 ऊपर जाके नेगेटिव पावर, तो आपके पास पावर कितनी हो जाएगी? -9 -3 -12, 10⁻12 फैरड। ये हमारे पास आ गया कैपेसिटेंस किसका? बड़े ड्रॉप का। ध्यान रखना बच्चों, फैरड किसकी यूनिट होती है? कैपेसिटेंस की। इसको आप 1 पिको फैरड भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब बच्चों हम जानते हैं, वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV होता है। ठीक है, अब यहाँ से जो Q है वो 27 इंटू स्मॉल q के बराबर है, क्योंकि बड़ी ड्रॉप के ऊपर तो चार्ज है टोटल Q, वो 27 जो छोटी छोटी ड्रॉप था उनके चार्ज के सम के बराबर होगा। तो 27 इंटू 10⁻12 कूलम हो गया। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल है ऑफ बिगर ड्रॉप V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? Q/C। Q की वैल्यू हमारे पास 27 इंटू 10⁻12 ऑलरेडी है। C की वैल्यू हमने ऊपर 1 इंटू 10⁻12 फाइंड की थी। 10⁻12 से 10⁻12 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 27 वोल्ट। यानी कि हमने पोटेंशियल बताया बड़ी ड्रॉप का कितना है? 27 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था। कुछ मेंसुरेशन यहाँ पे यूज़ हुई है, साथ ही साथ जो बेसिक कंसेप्ट्स थे वो भी इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, जैसे कि वॉल्यूम इक्वेट रखना है और जो चार्ज है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का भी यहाँ पे रूल लगा है कि भाई चार्ज आपका कंजर्व है, जितना आपकी स्मॉल बॉल्स पर था 27 पे, टोटल आपका बिगर ड्रॉप पर भी उतना ही है। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ देते हैं। आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये डिफरेंट स्टेट्स के बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। 8 आइडेंटिकल स्फेरिकल ड्रॉप्स ईच कैरिंग अ चार्ज ऑफ 1 नैनो कूलम 10⁻⁹ आर एट ए पोटेंशियल ऑफ 900 वोल्ट ईच। मतलब हर एक का जो पोटेंशियल है 900 वोल्ट दिया हुआ है। ऑल दीज ड्रॉप्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज ड्रॉप। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ दिस लार्ज ड्रॉप। बिल्कुल सिमिलर है, कुछ ऐसे जैसा हमने ऊपर किया है उसी मेथड से उन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स को आप यहाँ पे यूज़ करते जाएंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, आप इसे खुद से ट्राई करेंगे। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। तो बच्चों नया टॉपिक होगा हमारा कंसेप्ट ऑफ ए कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। अब हम कैपेसिटर की बात करेंगे, कैपेसिटर की डेफिनेशंस की बात करेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है। अभी तक हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर की बात की है, जिसमें कंडक्टिंग स्फीयर होता है, उस पर हम कुछ चार्ज दे देते हैं। कितना चार्ज उसको दिया जा सकता है वो उसका कैपेसिटेंस कहलाता है। एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज, वो उसको कैपेसिटेंस कहते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था। अब हम बात करेंगे कैपेसिटर की। भाई कैपेसिटर एक ऐसी कुछ डिवाइस होनी चाहिए जिससे हम किसी कंडक्टिंग प्लेट की कैपेसिटेंस को बढ़ा सकें किसी भी कारण से। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों, जैसे अभी हमने देखा कि भाई 1 फैरड का जो आपका कैपेसिटर है
वो उसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा साइज़ बनता है, उसका रेडियस काफ़ी बड़ा बनता है स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। तो अब हम ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे कि किसी कंडक्टिंग मटेरियल की कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ किया जा सके, यानी कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को आप स्टोर कर सकें उसके शेप और साइज़ में चेंज किए बगैर। ठीक है, तो यहीं से हमारा कंसेप्ट जो है कैपेसिटर का निकल के आता है। अब थोड़ी सी बात हम कैपेसिटेंस के फॉर्मूले पे कर लेते हैं। जैसे बच्चों आप देख पाते हैं C इज इक्वल टू कितना आता है बच्चों, Q अपॉन V। कैपेसिटेंस इंक्रीज़ किया जा सकता है किसी पर्टिकुलर साइज़ के लिए। आपके पास जो कंडक्टिंग साइज़ है, अगर उसका पोटेंशियल को आप डिक्रीज़ कर सको तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर V की वैल्यू हम घटा दें तो आपकी C की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है कि पोटेंशियल अगर डिक्रीज़ कर जाता है तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कर जाएगा। तो यही कंसेप्ट हम अपने कैपेसिटर के रोम उसमें लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। बच्चों यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर एक प्लेट है हमारे पास ये, और इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ इसमें प्लस प्लस के साइन लगे हुए हैं, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे करके रखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसके पास एक न्यूट्रल प्लेट लेकर के आते हैं। एक ये प्लेट थी जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरी प्लेट हम इसके पास लेकर के आते हैं जो कि न्यूट्रल है, यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। पर क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था प्लेट ए के बीच में एक पर, और ये इसके पास में रखी हुई है, तो ड्यू टू इंडक्शन जो नेगेटिव चार्ज है वो इसकी एक साइड में आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को खींचेगा। तो इस प्लेट की जो आपकी प्लेट की तरफ की जो साइड है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो आपकी दूसरी साइड होगी उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्लियर आता है समझ में। चलिए, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर प्लेट के ऊपर कुछ ऐसा इफेक्ट डालेगा कि आपका पोटेंशियल डिक्रीज़ करेगा, और ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसके पोटेंशियल को इंक्रीज़ करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज कैसा इफेक्ट डाल रहा है इस प्लेट के ऊपर, इसके पोटेंशियल को इंक्रीज़ करना चाह रहा है, और नेगेटिव चार्ज कैसे क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को डिक्रीज़ करना चाह रहा। ठीक है, अब आपने क्या किया, जो ये ओवरऑल होगा इसमें ओवरऑल जो देखा जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इसके ज़्यादा पास में है तो ओवरऑल इसका पोटेंशियल डिक्रीज़ होता है, पर ये इतना कम होता है कि आप इसे नेगलेक्ट कर सकते हो, या ये इतना प्रभावी नहीं होता। तो क्या हुआ इसमें, अब हमने जो ये सेकंड प्लेट थी इस सेकंड प्लेट को अर्थ कर दिया। अर्थ करने से क्या होगा कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, तो जो अब आपका ये नेगेटिव चार्ज है केवल ये ही बचा जो इसके इफेक्ट को क्या कर रहा था, पोटेंशियल को, जो इस प्लेट के ऊपर पोटेंशियल बना है पॉजिटिव चार्ज देने से उसके इफेक्ट को डिक्रीज़ कर रहा था, है ना। अब ये ज़्यादा इफेक्टिवली इसके इफेक्ट को डिक्रीज़ कर पा रहा है, क्योंकि अब पॉजिटिव चार्ज जो कि इसके पोटेंशियल को इंक्रीज़ कर रहा था वो तो ख़त्म हो गया। तो नेगेटिव चार्ज के कारण अब इस पर क्या हुआ, आपका पोटेंशियल काफ़ी मात्रा में डिक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण अब इसका कैपेसिटेंस एक कंसिडरेबली इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब ऐसा इंक्रीज़ हो जाएगा कि आप उसे काउंट कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर कंसिडरेबली आपका पोटेंशियल डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, और पोटेंशियल नहीं, कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, इसका पोटेंशियल डिक्रीज़ करेगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी बात इसको कर लेते हैं। हैंस देखिए, जब इसको आप समझेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर इज़ कंसिडरेबली इंक्रीजेज। आपके पास ये जो था इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड का मतलब कि इसका चार्ज जो आपने दिया वो कहीं इधर उधर आसानी से जा नहीं सकता, इसको आपने एक तरीके से कैद कर लिया। इसको आप प्लेट को कहीं भी ऐसी जगह टच नहीं करेंगे कि यहाँ से चार्ज जो है आपका ट्रांसफ़र होकर के कहीं दूसरी जगह चला जाए। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर इज़ कंसिडरेबली इंक्रीज्ड when we place an earth connected conductor near it। आपने दूसरी प्लेट जो अर्थ कनेक्टेड कंडक्टिंग प्लेट है इसके पास में ला करके रख दी, जिसके कारण इसका जो पोटेंशियल है कंसिडरेबली डिक्रीज़ हो जाता है, हैंस उसका जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और इस टाइप के सिस्टम को बच्चों हम कहते हैं कैपेसिटर, जिसमें दो कंडक्टिंग प्लेट होती है। ठीक है, इस टाइप के सिस्टम को हम कहते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का कंसेप्ट समझ में आया। इसमें आपके पास कितने कंडक्टर होंगे, दो कंडक्टर होंगे। ठीक है, एक पर पॉजिटिव चार्ज देख पा रहे हो और एक पर आप नेगेटिव चार्ज देख पा रहे हो। और ये कुछ पास पास रखे होंगे, जिसके कारण आप देखेंगे कि अब जो आपका एक कंडक्टिंग था जिस पर पहले आप कुछ चार्ज दे सकते थे, अब ज़्यादा चार्ज दे सकते हो, यानी कि उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज़ कर जाएगा। अब हम कैपेसिटर की थोड़ी परिभाषा देख लेते हैं। कैपेसिटर क्या होता है, एक कैपेसिटर इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स। बहुत ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर में दो कंडक्टर्स होते हैं सेपरेटेड बाई एन इंसुलेटिंग मीडियम।
उनके बीच में जो मीडियम है वो एक इंसुलेटिंग मीडियम होगा, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होगी, करंट उसमें फ्लो नहीं कर सकती। दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो कैपेसिटर की डेफिनेशन आपको क्लियर हुई। कैपेसिटर क्या है? एक ऐसा अरेंजमेंट है दो कंडक्टर्स का जो कि किसी इंसुलेटिंग मीडियम से सेपरेटेड होता है, जो यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने में। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब हम इसके कुछ सिंबल के बारे में बात कर लेंगे थोड़ी सी, कि इसका सिंबल कैसा होता है। बच्चों इसका सिंबल ये रहा, जैसे हमारा रेजिस्टेंस का आपने 10th क्लास में रेजिस्टेंस का सिंबल पढ़ा था जिगजैग लाइन से, है ना, ऐसे ये हमारा कैपेसिटर का सिंबल होता है। ये कैपेसिटर ये जो कैपेसिटर का सिंबल है ये आपका यहाँ पे क्या है, बिल्कुल फिक्स्ड कैपेसिटेंस है। हमारा कैपेसिटेंस वेरिएबल भी हो सकता है, तो हमने एक एरो मार्क लगा दिया इसमें। यहाँ वेरिएबल है, यानी कि आपका जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस को आप घटा बढ़ा सकते हो। और घटा बढ़ा सकने का मतलब कैसे होता है, क्योंकि अब धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में जानेंगे, तो हम उससे ये सीखेंगे कि भाई जो आपका कैपेसिटर होता है वो दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब उनके बीच की डिस्टेंस को हम थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं तो उसका कैपेसिटेंस भी घट और बढ़ सकता है। फिक्स में क्या होगा कि भाई डिस्टेंस उसकी फिक्स है, कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है और शेप साइज़ जो है आपका वो सब कुछ फिक्स है, तो फिर आपका जो ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आप इंक्रीज नहीं कर सकते या डिक्रीज नहीं कर सकते, ये फिक्स हो गया। सिंबल आप मेनली इसको याद रखेंगे कि इसको आपको अगर सर्किट में लगाना है कैपेसिटर को तो कैसे डिनोट कर रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कुछ और बातें समझ लेते हैं बच्चों यहाँ पे। जैसे यहाँ पर आप एक कंडक्टर देख रहे हो जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, दूसरा कंडक्टर देख रहे हो जिसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, इक्वल और अपोजिट चार्ज है। इस पर आपका पोटेंशियल जो है V है पॉजिटिव, इस पर उतना ही पोटेंशियल V है नेगेटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में जनरेट हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब जो यहाँ पर जो चार्ज की बात करेंगे कि भाई कैपेसिटर का चार्ज कितना होता है, तो आपको ये दोनों कंडक्टिंग का चार्ज नहीं देखना है, किसी एक कंडक्टर प्लेट का ही चार्ज देखना है, क्योंकि दोनों का चार्ज देखोगे तो आपको टोटल चार्ज कितना मिल जाएगा, 0, क्योंकि इस पर पॉजिटिव होता है इस पर नेगेटिव हो जाता है। आप यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो हाईलाइटेड लाइन की हुई इसे कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। हियर क्यू इज कॉल्ड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, नोट दैट द चार्ज ऑन कैपेसिटर डज नॉट मीन दैट टोटल चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर विच इज प्लस क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ये किसी एक प्लेट के चार्ज के बराबर होता है, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखेंगे। बिल्कुल सेम ये फिनोमिना हमने पीछे भी इस्तेमाल किया था जब हमने कैपेसिटेंस के कंसेप्ट को पढ़ा था। कैपेसिटेंस क्या होता है भाई, जो चार्ज देते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज़ करता है। जैसे से किसी कंडक्टर को आप चार्ज देते हो तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज़ करता जाता है, क्योंकि पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है किसी के लिए V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/R, है ना, यही तो होता है। तो Q बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी इंक्रीज़ करता है। तो पोटेंशियल का ये जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का जो साइन है इसको हटाने के लिए आपने C का इस्तेमाल किया यहाँ पे, तो Q इज इक्वल टू CV हो गया। द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ही हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे लिए वो सेम वैल्यू हो गई, तो C बराबर Q/V कह दो या Q इज इक्वल टू CV कह दो। ये फॉर्मूला हमने पीछे भी काफ़ी इस्तेमाल किया है, यहाँ पे फिर से ये रिपीट हो रहा है। कैपेसिटेंस क्या हो गया, चार्ज ऑन ईदर कंडक्टर, किन्हीं दोनों कंडक्टर में से किसी एक पर चार्ज, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स। और इन दोनों प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा, उससे हम डिवाइड करते हैं तो हमें कैपेसिटेंस मिल जाता है इस कैपेसिटर का, क्योंकि यहाँ पर हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। कैपेसिटर में 2 कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें थी। अब एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि क्वेश्चंस में कई बार पूछ ली जाती है, इसको ज़रा नोट करिएगा आप। जैसे द कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर इज ए कांस्टेंट एंड डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्रिक फैक्टर्स। ये ज्योमेट्रिक फैक्टर पे डिपेंड करता है कैपेसिटर। आप कहेंगे कि क्या कैपेसिटेंस इसको दिए गए चार्ज पर डिपेंड करता है, नहीं। क्या इस पर दिए गए पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, नहीं। इसकी ज्योमेट्रिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है, यानी कि आपका जो कंडक्टिंग प्लेट है उसकी शेप कैसी है, कंडक्टिंग जो भी प्लेट है या और भी स्फेरिकल या आपके जिस टाइप का भी कंडक्टिंग प्लेट है, शेप पे डिपेंड करेगा, साइज़ पे डिपेंड करेगा। और जो आपके 2 कंडक्टर है उनकी रिलेटिव पोजीशन एक दूसरे से कितनी दूर है, कितने पास है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ भाई उनके बीच जो मीडियम है उस मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो किसी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को इफेक्ट डालते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। क्या क्या हो गया, एक तो उसका शेप साइज़, रिलेटिव पोजीशन क्या होगी आपस में उनकी, और उनके बीच का जो मीडियम है, इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। Q या V के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये बिल्कुल ऐसे ही बच्चों जैसे कोई बाल्टी 20 लीटर की है तो उसकी कैपेसिटी 20 लीटर है। वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, जो उसकी शेप साइज़ या उसके अंदर जो भी है जिस तरीके से उसको बनाया गया उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब मान लो उसमें आपने 20 लीटर की बाल्टी है, उसकी कैपेसिटी 20 लीटर, अगर आप उसमें 5 लीटर पानी डालते हैं तो इसका मतलब ही नहीं कि उसकी कैपेसिटी 5 लीटर हो गई। ठीक है ना,
तो उसकी कैपेसिटी तब भी 20 लीटर ही रहेगी। तो ऐसे कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो उसकी शेप साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। रिलेटिव पोजीशन जो होती है, दो कंडक्टिंग प्लेट रहेंगी या दो कंडक्टर रहेंगे, उनकी रिलेटिव पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, तथा साथ ही साथ जो मीडियम है दोनों कंडक्टर के बीच में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये आज की जो वीडियो है जिसमें हमने कैपेसिटर के बारे में समझने की कोशिश की है, आपको कैपेसिटर समझ में आया होगा क्या होता है और कैसे ये स्फेरिकल कंडक्टर से अलग है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक होगा हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके बारे में सीखेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में। पर आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ठीक से, क्योंकि वो वीडियो आपको तभी समझ में आएगी अच्छे से जब आपको प्रीवियस वीडियोज़ के कंसेप्ट और उनकी थ्योरीज आपको अच्छे से आती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो इफेक्टिव और हेल्पफुल लगेगी। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।